तो स्वागत है तुम सबका एक और नई वीडियो में। आई होप तुम अच्छे होगे और मैं भी अच्छा हूँ। आज की इस वीडियो में हमें करना क्या है इस बारे में बात करते हैं, मगर उससे पहले अगर तुम डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो और तुमने प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रखी तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम प्लेलिस्ट को फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक, जाके देखो। और अगर तुम प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो तुमसे बढ़िया कोई इंसान नहीं है। अब देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना ये चैप्टर कभी पूरा नहीं हो सकता। ये तो पता होनी चाहिए, बोर्ड में इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। इनकी जो एप्लीकेशन है ना वो इतनी ज़्यादा है कि क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अच्छी होती है। और मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं ये टॉपिक। मतलब ये टॉपिक करने में टाइम ज़्यादा लेता है मुश्किल नहीं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। शाम के टाइम पे थोड़ा गुनगुनाना, टेंशन फ्री होके तू सुनिए गाना। पढ़ाई अब सबको त्योहार जैसे मनाना है, हर चीज़ का एक टाइम टेबल। तो मैंने सीधी एनसीईआरटी खोल ली है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो काफ़ी लंबी बने और फिर तुम लोग बीच में ही छोड़ के चले जाओ, इसलिए सीधा हम टॉपिक पे आ रहे हैं। डेफिनेशन 1 जो है, जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये वाली, ये माइनर की डेफिनेशन है। और जो डेफिनेशन 2 है जो नीचे आपको दिख रही है, ये कोफैक्टर्स की डेफिनेशन है। अगर ये आपको समझ आ गई तो ये टॉपिक हो गया। फिर 19 एग्जाम्पल, 20 एग्जाम्पल और 21 एग्जाम्पल और 22, ये चारों एग्जाम्पल भी इसी वीडियो में करने की कोशिश करेंगे पूरी। आई होप हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं माइनर क्या होता है। माइनर जो है ना, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। Minor of an element aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element ij lies। देखा तुमने, इसका मतलब है कि अगर कोई भी तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट है, जैसे कि ये वाला, ये डिटर्मिनेंट है, इसमें हर एक एलिमेंट का एक अलग माइनर होगा। जैसे 1 का माइनर तुम अलग निकालोगे, 2 का माइनर तुम अलग निकालोगे, ऐसे करके 9 के 9 एलिमेंट्स का अलग माइनर निकलेगा। ठीक है, अब वो देखो निकलेगा कैसे। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको 1 का माइनर निकालना है तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो। 1 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है तो इसको हमने डिलीट कर दिया। बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट निकालो। जैसे कि ये चारों बचते हैं, इनका डिटर्मिनेंट आप निकालो और जो आंसर आता है वो होगा माइनर 1 का। आई होप ये क्लियर है। अब एक बार निकाल के देखते हैं किसी एक एलिमेंट का। ठीक है, लेट्स से जो ये वाला मैट्रिक्स है इसमें हमें 3 का माइनर निकालना है, 3 का। तो 3 के माइनर के लिए आप क्या करोगे, 3 हमारा फर्स्ट रो में है तो पहले फर्स्ट रो को हटा दो, 3 थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम को भी हटा दो। अब जो 4 एलिमेंट्स बचे 4, 5, 7, 8, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो कैसे होगा, ऐसे होगा। और अब कैसे निकालेगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ले 4 8 से मल्टीप्लाई होगा यानी 32 माइनस 7 5 से 35, तो ये -3 आपका आ चुका है। तो -3 जो आया है ना, यही हमारा 3 का वो है माइनर। ठीक है, आई होप क्लियर है। 3 का माइनर -3 आया है। ऐसे करके हर एलिमेंट का अलग माइनर निकलता है। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में, तो आई होप यार क्लियर है। ठीक है, अब सीधा 9th एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट दिस। तो स्क्रीन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 19th ये रहा आपकी स्क्रीन पे, तुम्हारी जो भी समझ लो। 6 एलिमेंट जो है, यानी कि ये वाला एलिमेंट जो ये वाला है, ठीक है ना, इसका आपको माइनर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा देखो। सबसे मैं लिखूँगा माइनर ऑफ 6, थोड़ी अच्छी सी राइटिंग में, क्योंकि 1 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन ये है नहीं, तो इतना मुश्किल बनाना ही क्यों इसको। सीधा आप लिखो, 1 सेकेंड। ओके, अब देखते हैं यार ये पेन पतला क्यों नहीं हो रहा। तो आंसर देखते हैं हम 19th का। सीधा आप लिखो माइनर ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 6 कौन सी रो में, 6 आपका सेकंड रो में, तो सेकंड रो को गायब कर दो। थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम को गायब कर दो। बचा क्या, 1 2 7 8, इसको लिखो ऐसे डिटर्मिनेंट में 1 2 7 8। ये लिखने के बाद आपको बस डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी कि 1 × 8 हमारा 8 होता है,
-7 × 2 14, तो इसको जब आप माइनस करोगे आपका -6 आ जाएगा। -6 ही हमारा आंसर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन यही क्वेश्चन है, इतना ही था। अब कोफैक्टर समझते हैं। माइनर आई होप क्लियर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करो। मैं अब लाइव तो हूँ नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा बता दूँ, लेकिन आई होप यार क्लियर होगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया और इससे ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ नहीं है। अगर किसी बच्चे को ये ज़्यादा ही आसान लग रहा है तो ये आसान है नहीं इसमें कुछ इतना, ठीक है। अब कोफैक्टर निकालते हैं, समझते हैं क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि माइनर और कोफैक्टर का यूज़ क्या है, किस लिए हम निकालते हैं इन सबको, ठीक है। 19th एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो ये समझो कि हर एलिमेंट का अलग कोफैक्टर होता है। जैसे हर एलिमेंट का अलग माइनर होता है वैसे ही हर एलिमेंट का अलग कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना पड़ेगा और फिर उसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इफ़ अगर, जैसे कि यहाँ पर मैं इसी से समझाता हूँ एग्जांपल से। अगर हमें 5 का माइनर और कोफैक्टर निकालना है, लेट से माइनर आ गया 10, क्या पता कुछ और ही होगा। मैं बस एक जर्नल चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, समझते जाओ। लेट से माइनर आ गया 10, अब कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर पता क्या होगा, सबसे पहले तुम देखोगे 5 की पोजीशन क्या है। 5 सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में, तो 2 2, इन दोनों को ऐड करो 4 आ गया। अगर ये नंबर इवन है तो कोफैक्टर भी 10 होगा। अगर ये नंबर ऑड होता, यानी कि 5 7 ऐसा कुछ होता, तो कोफैक्टर होता -10। आई होप क्लियर है। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ता हूँ, आपको पूरा समझ आ जाएगा। डेफिनेशन कहती है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट आई जे डिनोटेड बाय ए आई जे, कैपिटल ए, ठीक है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। इज डिफाइंड एज -1 की पावर में ए आई जे और माइनर से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो, माइनर से मल्टीप्लाई कर दो -1 की पावर में i प्लस जे। अगर i प्लस जे इवन होगा तो -1 की पावर कोई इवन होगी तो 1 बन जाएगा, तो फिर आंसर माइनर ही आ जाएगा। लेकिन अगर i प्लस 1 ऑड होता है तो आंसर आएगा -1 टाइम्स माइनर। आई होप ये क्लियर है। अब एक चीज़ देखते हैं, कोफैक्टर्स को ना जनरली इस चीज़ से डिनोट किया जाता है। आप लेट से एक आपके पास डिटर्मिनेंट है कुछ भी, उसका आपको कोफैक्टर किसी एलिमेंट का निकालना है तो आप ऐसे ही लिखोगे A13। अगर आपने कैपिटल A13 लिख दिया इसका मतलब आप कोफैक्टर की बात ही कर रहे हो, लेकिन ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपसे कि आपको A ही लिखना है। कई लोग C भी लिखते हैं इसको, आपको स्कूल में भी शायद टीचर्स ने C लिख के ही बताया हो, तो वो सब हो सकता है, ठीक है। कोई ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको A ही लिखना है। आप सीधा लिखो कोफैक्टर्स ऑफ दिस दिस दिस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, फिर आगे आपको समझाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपको उसी एग्जांपल से बता दिया जाए जिससे माइनर बताया था। तो देखो यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने 3 का माइनर निकाला था और -3 आया था। आई होप याद है आपको। अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है, 3 का। तो 3 के कोफैक्टर के लिए आपको 3 फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, तो 1 + 3 = 4 करना पड़ेगा। अब -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3 आपको करना है, ये इसका कोफैक्टर होगा, तो इसका आंसर -3 ही आने वाला है। तो इस केस में कोफैक्टर और माइनर सेम है। यहीं पर हमने ये वाला भी किया था एक 6, और इसका आया था कोफैक्टर माइनर आया था इसका -6। इसका कोफैक्टर क्या होगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, 2 + 3 यानी कि 5। तो इसका कोफैक्टर आपको दिख ही रहा है, -1 की पावर 5 इंटू -6 यानी कि -1 इंटू -6 यानी कि 6। तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया कोफैक्टर का। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 19th हो गया। एग्जाम्पल 20th क्या कह रहा है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट आपको दे दिया। अब देखो मैंने ये स्टार्टिंग में ही बात कही थी कि ये जो चीज़ है ना माइनर और कोफैक्टर, ये बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ये टाइम काफ़ी ले लेता है। टाइम इन द सेंस आप खुद देखो, पहले जब हमने किया था तो ये हमें कह रहे थे एक उसका निकालो एलिमेंट का, अब ये कह रहे हैं सारे एलिमेंट्स का निकालो।
तो सारे एलिमेंट्स का अलग अलग निकलेगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और अभी तो ये सोचो कि ये 2x2 का है, अगर 3x3 का दे दिया तो उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे और 9 के 9 का अलग आपको माइनर निकालना पड़ेगा, अलग कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। वो क्वेश्चन तो अलग लेवल के पहुंच जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन टाइम ज़्यादा लेता है, तो बोर्ड पे चलते हैं इसको, ठीक है, करते हैं फिर। तो ये रहा 20th एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस। ये तो पहले ही मैं पढ़ के बता चुका हूँ। अब क्या करना है, सीधा आंसर लिखो आप, और क्या करो आप लिखो, हेडिंग डाल दो माइनर्स। सबसे पहले माइनर्स ही निकालेंगे हम। अब माइनर्स को आप डिनोट कर लो ऐसे, यहीं पर ब्रैकेट में लिख दो MIJ। एक सेकेंड, MIJ। इससे क्या होगा, आपने पहले ही बता दिया कि अगर MIJ नीचे लिखा है तो वो मेरा माइनर है, ठीक है। अब आप क्या करो, 4 एलिमेंट्स हैं, चारों की पोजीशन क्या होगी, 1 1 1 2 2 1 और 2 2। आई होप ये तो पता ही है आपको। तो आप सीधा लिखो M11 क्या होगा। अब यहाँ पर कई बच्चों का सवाल आएगा कि यार आपने जो बताया था वो तो 3x3 का था, लेकिन ये तो 2x2 का मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट जो भी कह लो, तो इसका कैसे माइनर निकलेगा। अब देखो यहाँ पर अगर आपको 1 का निकालना है ना माइनर, तो आप 1 वाली रो को और 1 वाले कॉलम को तो हाइड कर ही लो, जो बचता है ना 3 वही आपका माइनर है। हाउ कूल इज़ दैट, कितना आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो ऐसे ही करना है आपको। यहाँ पर M11 है, इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, 3 बचा तो आप डायरेक्ट लिखो 3, कुछ नहीं करना। ऐसे ही M12 क्या होगा आप मेरे को बताओ। M12 मतलब इन दोनों को हाइड कर देंगे, 4 आपका आंसर होगा। ऐसे ही M21 क्या होगा, आई होप -2 आपको दिख रहा है। और M22 क्या होगा, 1। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि माइनर अगर आपने निकाल लिए तो कोफैक्टर निकालना काफ़ी आसान है। अब एक बार M22 को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। M22 का मतलब है सेकंड रो को हाइड कर दो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दो। बचा क्या 1, तो मैंने 1 लिख दिया यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इसमें भी अगर दिक्कत है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा तुम स्टार्टिंग से दोबारा से वीडियो देखो, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता नहीं वैसे दिक्कत होगी किसी को, ठीक है। अब लिखो कोफैक्टर, हेडिंग डालो कोफैक्टर्स। कोफैक्टर हेडिंग डालने के बाद मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ CIJ, ठीक है, कि अगर नीचे अगर C कहीं पर भी लिखा है तो वो कोफैक्टर है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ C11 C12 C21 और C22 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 1। यहाँ पर देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 2। ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि जो उसकी पोजीशन होती है उन पोजीशंस की रोज़ और कॉलम्स को ऐड करो और -1 की पावर में डाल दो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, M11 M12 M21 और M22। ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी और जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको पता है 1 + 1 2 होगा, तो इसकी पावर में 2 है। अब -1 की पावर में 2 तो 1 ही होता है ना। अगर 1 से मैं माइनर को मल्टीप्लाई कराऊँ तो वही चीज़ आएगी, और माइनर क्या था, 3 था। M11 हमारा 3 था, तो इसका टोटल आंसर होगा 3। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 आएगी पावर, तो यानी कि -1 से मल्टीप्लाई होगा। और वैसे M12 क्या था, 4, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा, -4 आ जाएगा आपका। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर फिर से -1 से मल्टीप्लाई होगा, M21 है आपका -2, -2 को -1 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 2। और यहाँ पर 1 आ जाएगा और M22 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 1, तो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही आएगा आंसर। तो ये आपका हो गया। इतना ही था इस क्वेश्चन में। आई होप क्लियर है। कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 20 हमारा हो चुका है, एग्जाम्पल 21 को देखते हैं। एग्जाम्पल 21 आपको कह रहा है फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट A11 A12 इन द डिटर्मिनेंट। नीचे एक डिटर्मिनेंट गिवन है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको कहूँगा पूरा
सब कुछ छोड़ दो, इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, चाहे पूरी ये वीडियो छोड़ दो, मगर इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इतना ज़्यादा आपको सीखने को चीज़ें मिलेंगी ना इसमें कि लाइक माइनर और कोफैक्टर का मेन टॉपिक तो इसी के अंदर छुपा हुआ है। मैं बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स तो आप निकाल सकते हो, और दो एलिमेंट्स के निकालने हैं, A11 A12 के, तो इसके और इसके आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। निकालते हैं पहले, फिर आपको बताता हूँ इसमें ऐसा क्या था। बोर्ड पे चलते हैं। तो ये रहा 21 एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले माइनर निकालते हैं दोनों एलिमेंट्स का, और कोफैक्टर साथ साथ निकल ही जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, बीच में एक लाइन खींच देता हूँ मैं, ठीक है। एक सेकंड रुको यार, ढंग की लाइन खींचता हूँ। अब ठीक है, अब यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ कोफैक्टर्स की, और यहाँ डाल देता हूँ माइनर्स की। आई एम सो सॉरी, यहाँ माइनर की डालनी चाहिए थी, बट कोई नहीं, चलता है सब बढ़िया, ठीक है। कोफैक्टर यानी कि C11 और C21 हमें चाहिए, और माइनर M11 और M21 हमें चाहिए। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो, आप सबसे पहले तो माइनर ही निकालेंगे। तो माइनर क्या होगा M11 का, M11 है ये वाला एलिमेंट, ठीक है, मतलब A11 ये वाला एलिमेंट है, इसका माइनर M11 होगा। तो इसको निकालने के लिए हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना पड़ेगा, बाकी जो चार एलिमेंट्स बचे उनका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा उनका, यहाँ पर देखो, A22 A23 A32 A33, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, A22 A33 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस A23 A32, लिख दिया मैंने। अब इससे ज़्यादा क्या आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपको एलिमेंट्स गिवन ही नहीं है, तो आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो यही आपका आंसर है, मतलब 1/4 आंसर आपने निकाल लिया। आप देखते हैं M21 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, मतलब M21 जो है उसका आंसर क्या होगा। पहले मैं क्लीन करता हूँ थोड़ा, और फिर देखते हैं। जो M21 है वो इस वाले एलिमेंट का वो है माइनर, आपको ये चीज़ पता है। ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है, मतलब सेकंड रो में है, और फर्स्ट कॉलम में। तो सेकंड रो को हाइड कर लिया, फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लिया। चार एलिमेंट कौन से बचे, ये चारों बचे आपको दिख रहे हैं। तो इनका डिटर्मिनेंट निकालो, और वही आपका आंसर है। A12 A13 A32 A33, इसका क्या होगा, A12 जो है वो A33 से मल्टीप्लाई होगा माइनस A13 A32, ठीक है ना। ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, और फिर आपस में माइनस करना है। तो नीचे लिखता हूँ मैं सीधा आंसर, लिख दिया मैंने आंसर। अब माइनर हमारे हो चुके हैं, तो मतलब आधे नंबर तो हमें मिल ही गए इस क्वेश्चन के। अब कोफैक्टर निकालना है, तो कौन सी बड़ी बात है। कोफैक्टर में 1 + 1 क्या होता है, 2 है ना, तो सेम कर दो माइनर की तरह, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। ये देखो, ये कर दिया मैंने कॉपी पेस्ट, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, अगर किसी को अब भी प्रॉब्लम है तो 1 + 1 क्या होता है, यहाँ पर देखो लिखा पड़ा है 1 + 1 होता है 2, -1 की पावर 2 होता है 1। तो 1 से जब आप इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ तो आ जाएगी। तो यही चीज़ मैंने कॉपी पेस्ट मार दी। अब इधर आ रहा है 3, तो -1 की पावर 3 क्या होता है, -1। -1 को इस चीज़ से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है हमें, ठीक है ना। -1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी और ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो आगे पीछे करके लिख देता हूँ, टेंशन मत लो, तुम्हारे सामने ही लिखूँगा। पहले रब करते हैं, ये हो गया रब। अब देखो, ये पूरी चीज़ -1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऐसे लिख दूँ A12 A33 माइनस A32 A13, ये हो गया। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, -1 को अंदर भी लेके जा सकते हो। अंदर ले जाओ तो ज़्यादा बेटर है, तो मैं भी ले जाता हूँ। ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये टर्म आपका नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने बस उन टर्म्स को पॉजिटिव और नेगेटिव करके आगे पीछे कर दिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, मतलब क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसमें से अभी कई चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो NCERT में चल के बताता हूँ आपको। अब यहाँ 21 एग्जाम्पल के सॉल्यूशन के बाद एक रिमार्क लिखा है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर रहे हैं रो 1 के अलॉन्ग। तो ये तुम्हें आता है, इन लोगों ने इसको फैंसी तरीके से कर दिया, यहाँ पर -1 की पावर वगैरह करके कर दिया।
आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब अगर यहाँ पर तुम ध्यान दो ना, तो ये जो डिटर्मिनेंट है, ये जो डिटर्मिनेंट है और ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये निकालना पड़ता है, याद हो तो, ये उसी का डिटर्मिनेंट है जिस एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था। ये चीज़ यहाँ पर नोट की गई। देखो जो एलिमेंट था ना, रो 1 में कितने एलिमेंट होंगे, A11, A12 और A13, तो ये तीनों हमने लिख दिए। इनके साथ जो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होता है ना, वो इनका कोफैक्टर है एक्चुअली। और इनने यहाँ पर जो माइनस था, यहाँ माइनस आना था ना, तुम लोग ये सोच रहे होगे यहाँ प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि इस वाले डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी ना कोफैक्टर की, वो माइनस ही होगी। अभी भी नहीं समझ आया, ध्यान से सुनो, दोबारा बता रहा हूँ। इसका सिंपल मतलब ये है कि एक डिटर्मिनेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 5 वेज ऑफ एक्सपेंशन, दैट इज़ ये 5 वेज बता दिए और एक छठा वे ऊपर तुम्हें बता दिया था। अब यहाँ पर एक बात क्या है कि अगर तुमने सीधा, तुम्हें कोफैक्टर्स पता है ना, कि तुम्हें R1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के कोफैक्टर्स पता है, तो तुम कोफैक्टर्स को R1 के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो, वही तुम्हारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, देन देयर सम इज़ ज़ीरो। ठीक है, एक मिनट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पर ये सिंपल, ये आपको कह रहे हैं कि अगर आप एक रो के थ्रू एक्सपैंड करना चाहते हो डिटर्मिनेंट को, और उस रो के थ्रू आप एक्सपैंड करने के बजाय उस रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, तब भी आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी रो के एलिमेंट्स को किसी और रो के एलिमेंट्स यानी किसी और रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका आंसर 0 आएगा। लेट से आप रो 2 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हो, लेकिन आपने क्या किया, रो 1 के कोफैक्टर्स के साथ रो 2 के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपका आंसर 0 आएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप रो 2 के साथ एक्सपैंड कर रहे हो और रो 2 के कोफैक्टर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपका डिटर्मिनेंट एकदम सही आएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, रिमार्क जो मैंने आपको बताया, ये 21 एग्जांपल के ऊपर इन रखना चाहा है, तभी मैंने आपको अभी बता दिया। आगे आप क्वेश्चंस करोगे, आपको और आसानी हो जाएगी। अब आते हैं हम एग्जांपल 22 पे। इससे पहले अगर कोई सोच रहा है ये क्या है, तो ये वही है जो मैंने अभी बोला। अगर किसी एक रो का किसी दूसरे रो के कोफैक्टर्स के साथ आप मल्टीप्लाई कराते हो, तो आंसर 0 आना है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल 22। फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट दिस। अब यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी लंबा इनने कर दिया है। हर एलिमेंट के लिए आपको माइनर और हर एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता, यहीं पर आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि अगर आप रो 1 के एलिमेंट्स को रो 3 के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो कोफैक्टर्स तो हमें निकालने ही है, आपको पता होगा, ये तो हमें निकालने ही है ना, तो इनको बस मल्टीप्लाई कराना है और कुछ तो करना नहीं। तो बोर्ड पे चलते हैं और फिर समझते हैं इसको डिटेल में। ठीक है, और उससे पहले अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही है, तो वीडियो को यार लाइक कर दो। मैं अपना काफ़ी टाइम लगा रहा हूँ इस चीज़ में। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट मुझे भी दे दो। चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लेलिस्ट काफ़ी सारी आ रही हैं, अब जाके तुम प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हो। दोस्तों में शेयर करो यार, कमेंट करो, कोई दिक्कत है मैं रिप्लाई करूँगा। जो कुछ कर सकते हो करो, पढ़ना मत छोड़ो लेकिन। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 22 आपकी स्क्रीन पे है। ये इस वीडियो का आखिरी एग्जाम्पल होगा, तो इसको ध्यान से समझो, इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी। और इसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट है, एक्सरसाइज 4.4 इसके बाद है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना है, तो एक काम करते हैं, माइनर यहाँ पर निकालता हूँ और कोफैक्टर यहाँ पर साथ साथ ही करते रहेंगे। ठीक है, हर एलिमेंट का। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ माइनर और कोफैक्टर, और बीच में एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ऑब्वियसली। तो पहला एलिमेंट है यहाँ पर हमारे पास 2। ठीक है, 2 की पोजीशन क्या है, 1 1। एक मिनट, 2 की पोजीशन आपके पास है 1 1। ठीक है, 1 1 पोजीशन कैसे, ये मत पूछना प्लीज़। अब 1 1 पोजीशन के माइनर को हम क्या कहेंगे, M11। ठीक है, थोड़ा पतला कर लेता हूँ पेन को, M11 कहेंगे। और कोफैक्टर को क्या कहेंगे, C11। तो अब ये दोनों निकालते हैं। सबसे पहले M11 क्या होगा,
ध्यान से देखो, हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा और 4 एलिमेंट जो बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 4 एलिमेंट कौन से हैं? 4 एलिमेंट आपके हैं 0, 4, 5 और 7। 0, 4, 5 और -7, सॉरी। तो 0 जब -7 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर 0 आएगा। फिर -4 × 5 मतलब 20, तो यानी कि -20 आपका आंसर है। को फैक्टर क्या होगा? 1 + 1 2 होता है, -1 की पावर 2 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे -20 को, यानी कि -20 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं M12 के लिए और C12 के लिए, ठीक है। पोजीशन क्या है? -3 का अब हम निकाल रहे हैं, तो -3 की पोजीशन है 1 2, 1 2 पोजीशन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगा और जो बचे उनको लिखते हैं। तो बचे कौन से? 6 4 1 -7। -7 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा -42। उसमें से -4 करेंगे तो -46 आपका आ जाएगा। यहीं पर को फैक्टर क्या होगा? 1 + 2 3 होता है, तो ऑफ कोर्स माइनस हट जाएगा और 46 आपका को फैक्टर आ जाएगा। अब देखते हैं थर्ड M13 के लिए और C13 के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? M13 जो है वो है 5 एलिमेंट, तो इसी का हम निकाल रहे हैं इस बार। इसके लिए हमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करना है और बाकी जो 4 बचते हैं कौन से? 6 0 1 5, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 6 × 5 30 -0, तो यहाँ 30 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका 1 + 3 4 होता है, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर भी 30 आ जाएगा। 3 एलिमेंट्स हो चुके हैं। आगे देखते हैं अब देखते हैं M21 और C21 के लिए। M14 कुछ नहीं है, ठीक है। M21 अब आ गया, सेकेंड रो में आ चुके हैं हम। तो सेकेंड रो में क्या होगा? अगर आप ध्यान दो तो सेकेंड रो में आपके पास ये वाली रो हाइड हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा। बाकी 4 जो बचे हैं आप वो लिखोगे। तो बाकी 4 कौन से बचते हैं? -3 5 5 -7, तो इसका आंसर क्या होगा? -3 × -7 21 -25, तो 21 -25 तो आपका माइनस का क्या होता है? बिल्कुल 4 होता है। और 2 + 1 3 होता है, तो -1 की पावर 3 -1 होगा और -1 से -4 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 4। 4 एलिमेंट्स हो चुके हैं। अब एक काम करता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो ये मैंने स्टार्टिंग की सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब मैं थोड़ा ध्यान सीधा आंसर निकालने पे दूंगा समझाने के बजाय, क्योंकि मैंने आपको 4 के बता दिए, तो आई होप आप कर सकते हैं। बाकी M22 के बारे में बात करते हैं। M22 के लिए आपको इस और इसको हाइड करना है। 2 5 1 7 यानी कि 14 - 5, तो आपका आएगा 9 और यहाँ पर भी आपका 9 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज नहीं होने वाला है इस बार। अब देखते हैं M23। तो M23 क्या है? ये M23, ठीक है। तो 2 × 5 यानी कि 10 + 3 मतलब 13, +3 क्यों किया मैंने? 10 इन यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ आएगा -3, 10 - -3 यानी कि 10 + 3 13, और इसका यहाँ पर साइन चेंज होगा तो -13 आपका आंसर आएगा। फिर आएगा M31। तो इसके लिए क्या होगा? M31 के लिए आपके पास ये वाली चीज़ हाइड होगी और ये वाली हाइड होगी, तो -12 - 0, तो आपका -12 भी आएगा। यहाँ पर लिखते हैं इसको -12, और यहाँ आपका साइन चेंज नहीं होगा तो यहाँ भी -12 ही आना है। 2 एलिमेंट्स और बचे हैं, फिर हमारा ये आंसर ख़त्म होता है। 32 के लिए क्या करना है? 32 के लिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगी। 2 × 4 8 -30 यानी कि -22, तो लिखते हैं -22, और यहाँ पर साइन चेंज होगा क्योंकि 5 हो रहा है ऐड करके, तो यहाँ साइन चेंज होगा तो 22 आ गया। बस अब लास्ट और करना है। लास्ट एलिमेंट के लिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम को मैंने हाइड कर दिया है। 2 × 0 0 होता है, -18 यानी कि +18 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 18, और यहाँ पर साइन चेंज होगा या नहीं मैं आपसे पूछता हूँ, तो इसका आंसर है साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 18 ही आएगा। ये आपका माइनर्स और को फैक्टर्स निकला है। टाइम काफ़ी ले लिया, मैं वीडियो को बीच में पॉज कर रहा था जितना हो पाए, ताकि
जितना कम टाइम ले आपका कम टाइम वेस्ट हो, क्योंकि ये चीज़ कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, लेकिन टाइम ज़्यादा लेती है तो करना पड़ता है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। वेरीफाई दैट A11 A12 A13 को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे को फैक्टर्स, A31 इनने लिखा नहीं लेकिन ये को फैक्टर्स है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैंने लिखा है C11 C12, आप A11 A12 ही लिखो, ठीक है, या फिर अपने टीचर से एक बार बात करो, जो वो आपको बोले वो लिखो, ठीक है। मेरे हिसाब से दोनों ही सही हैं, लेकिन टीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि स्कूल में ही सारे पेपर चेक होने हैं और बोर्ड में जो होगा उसमें आप अगर ऐसा करते हो ना C11 तो गलत नहीं है वो, लेकिन आप यहाँ पर लिख दो जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था C11, तो आपकी कोई गलती नहीं होने वाली। अब हमें A31 A32 और A33 यानी कि ये हमारे केस में C, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कराने हैं फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, जो रो 1 के 3 एलिमेंट्स हैं उनको, ठीक है। तो करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रो 1 के 3 एलिमेंट्स के बारे में लिख रहा हूँ। तो A11, एक सेकेंड, A11 A12 और A13 ये क्या थे आपके, ये थे आप 2 -3 और 5। ऐसे ही कैपिटल A11 यानी कि C मेरे केस में C11 को फैक्टर 12, आई एम सो सॉरी 11 नहीं है ये, 31 32 और 33, 31 32 और 33। इसके बारे में क्या होगा, यहाँ पर 13 है, तो इसके बारे में यहाँ पर है -12 22 जो आपने निकाले हैं वही लिखना है और 18, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 × 2 -24 प्लस -66 प्लस 5 × 18 यानी कि 90। तो अब आप देख सकते हो 90 -24 -66 क्या होता है, 90 -24 होता है 66, 66 -66 क्या होता है 0, हेंस प्रूफ्ड। यही आपका आंसर था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है या इस वीडियो ने किसी भी तरीके से आपकी मदद की है तो इस वीडियो को लाइक करो, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी दो। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछो। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, शायद लास्ट में आप गलती कर सकते हो तो मत करना, सेफली बढ़ो आगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए गुड बाय। Full of steam. I got lucid dreams. I make movie scenes. This not new to me. Grit gon' kill like Scream. Ego my enemy. My heat got entropy. It's all just chemistry.